आप सब कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप जानते हो कि मेरे चैनल का नेम है श्री राधिया अकाउंट्स लर्निंग, और इस पर अभी तक मैंने जो लास्ट वीडियो डाली है उस चैप्टर का नेम है डबल एंट्री सिस्टम। अब हम बात करने वाले हैं, जो आज हम बात करने वाले हैं उस चैप्टर का नेम है ओरिजिन ऑफ ट्रांजेक्शंस, यानी कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बारे में। ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका थ्योरेटिकल बेस्ड है, लेकिन फिर भी इसको समझने की कोशिश करेंगे, इसमें एक एक पॉइंट को समझा जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शंस, दैट इज सोर्स डॉक्यूमेंट्स। origin of transactions, source documents। देखो, स्टार्ट करने से पहले सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊं। अगर मैं आपको ये कहूँ, जैसे मान लो एग्जांपल कि आप गए एक दुकान पे, शॉप पे, और वहाँ पे शॉपकीपर है। ठीक है, आपने कुछ सामान लिया तो वो आपको एक बिल बनाकर देता है। ठीक है, जैसे ही मान लो कि ये आपका बिल है। ठीक है, ये आपका क्वांटिटी हो गया। ठीक है, ये आपका रेट हो गया। ठीक है, ये अमाउंट हो गया। ठीक है, ये कितनी जीएसटी है उसके ऊपर, और आपका टोटल करके यहाँ पर आ गया। और उस सामान, वो सामान है क्या। ठीक है, मान लो कि आपकी क्या है, बेडशीट है। ठीक है, आपने बेडशीट खरीदी है। क्या खरीदी है आपने? बेडशीट खरीदी है। उसकी क्वांटिटी आपने, मान लो कि आप गए और आपने एक क्वांटिटी ली। ठीक है, मान लो उस बेडशीट का जो रेट है वो 250 की है। ठीक है, बेडशीट ए कितनी की है? 250 की है। ठीक है, और अमाउंट मतलब बिना जीएसटी का अमाउंट हमारा 250 हो गया। मान लो कि इसमें 5% का जीएसटी रेट है, तो 5% का अगर आप जीएसटी रेट लगाओगे तो इस पे कितना लगेगा? ये कितना हो गया आपका? ये हो गया 12.5, है ना? 12.5। ठीक है, तो इसको और इसको ऐड करके हमारा कितना आएगा? 262.5। 262.5। इसका मतलब आपके बिल, जो आपका बिल बनेगा वो 262.5 यानी अप्रोक्स 263 का आपका बिल बनेगा। ठीक है, मान लो ये आपका बिल है, और ये बिल जो क्या है, उसने क्या कर दिया, ये बिल बनाकर उसने आपको दे दिया। ये बिल बनाकर उसने आपको दे दिया और एक कॉपी अपने पास रख ली। अब जब वो ट्रांजैक्शन करेगा, वो जर्नल एंट्री करेगा कि उसने सेल कर दी। मान लो आपने कैश में खरीदी है। मैं इस बिल को जो ड्राफ्ट मैंने बनाया, मैं उसको रब कर रही हूँ। ठीक है, आपने उसने आपको बेचा और आपने उससे कैश में लिया 263 का, तो वो अपने पास क्या एंट्री करेगा? इस बिल की हेल्प से। ये बिल जब वो देखेगा कि 263 है। ठीक है, अभी मैं जीएसटी अमाउंट करके एंट्री लिख रही हूँ, सिंपल एंट्री लिख रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास यानी शॉपकीपर आपके पास क्या एंट्री लिखेगा कि उसके पास कैश आया और उसने कितने में बेचा? सेल्स की उसने 263 की। तो अब आप क्या कहोगे, मैम ये आपने कैसे एंट्री डाली? आपको कैसे पता चलेगा कि इतना ही अमाउंट था और इतने की सेल्स हुई थी? उस बिल की हेल्प से। किसकी हेल्प से? उस बिल की हेल्प से। जो बिल बना, जिसकी एक कॉपी दी गई कस्टमर को, एक कॉपी आप अपने पास रखी, दैट इज द सोर्स डॉक्यूमेंट। वो बिल आपका वो डॉक्यूमेंट है, वो सोर्स डॉक्यूमेंट है जिसकी हेल्प से आप ट्रांजेक्शन एंटर करते हो, जिसकी हेल्प से आपको पता लगता है क्या एंट्री आपने की है वो सही, क्या आप उसकी हेल्प से चेक भी कर सकते हो, ऑडिट भी कर सकते हो, वेरीफाई भी कर सकते हो। सो दिस इज द सोर्स डॉक्यूमेंट। इसके अलावा आपके और भी सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो हम आगे बात करेंगे। ये जनरली ये आपके रूटीन की चीजें होती हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया इसकी हेल्प लेके, ताकि आपको जल्दी समझ आए कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो ये जिसकी हेल्प से आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हो, दैट इज द सोर्स डॉक्यूमेंट। अब देखो,
सोर्स डॉक्यूमेंट में भी जो बिल बना जाएगा वो जब बनेगा ना, जब कोई ट्रांजेक्शन होगी, जब कोई ट्रांजेक्शन होगी बिजनेस में। तो यहाँ पर हम बात करने वाले बिजनेस ट्रांजेक्शन की। बिजनेस ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन होती है जिसमें हमारी मनी इन्वॉल्व होती है, यानी कि विच इंक्लूड्स मॉनेटरी वैल्यू। ठीक है, जहां पर आपकी मनी का एक्सचेंज हो रहा है, जहां पे एक अगर गुड्स दे रहा है तो दूसरा उसके बदले में क्या दे रहा है, आपको पैसे दे रहा है। ठीक है, और इसकी वजह से बिजनेस के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है। मतलब इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी, गुड्स और दी सर्विसेज। ठीक है, तो बिजनेस ट्रांजेक्शन आपका क्या हो गया, बिजनेस ट्रांजेक्शन आपका हो गया एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जहां पर इकोनॉमिक मतलब जहां पे मनी इन्वॉल्व है, जहां पर मनी इन्वॉल्व है, जहां पर आप क्या कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो गुड्स और सर्विसेज को। आप क्या कर रहे हो, गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहे हो। ठीक है, कैसे, इन्वॉल्विंग मनी, जहां पर मनी इन्वॉल्व है, बिजनेस ट्रांजेक्शंस, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन्वॉल्विंग मनी, मनी इन्वॉल्व है इसमें। ठीक है, सो दिस इज द बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, ये एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हमारे गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, और इसमें हम गुड्स कैसे एक्सचेंज करते हैं, मनी की हेल्प से। आप मनी देते हो, पैसे देते हो और आपको गुड्स मिल जाते हैं। आगे चलते हैं, देखो बिजनेस ट्रांजेक्शन अभी हमने पढ़ा तो उसके फीचर्स भी आपको समझ आ गए होंगे कि इसके फीचर्स क्या होंगे। फीचर्स मतलब इसमें मनी इन्वॉल्व है, यानी कि हैज मॉनेटरी वैल्यू, यानी मनी इन्वॉल्व होना, यानी कहीं ना कहीं आप उसकी तुलना मनी में कर सकते हो। जो गुड्स बेडशीट मैंने दी, क्या उसकी वैल्यूएशन मनी में हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। इसलिए आप कहेंगे कि उस बिजनेस ट्रांजेक्शन की मॉनेटरी वैल्यू है, उस बिजनेस ट्रांजेक्शन की मॉनेटरी वैल्यू है। ठीक है, एक्सचेंज होता है रिलेटेड टू बिजनेस है आपका, ये तो आसान ही है आपका फीचर कि आपका बिजनेस से रिलेटेड है, ये तो आप बना सकते हो, है ना। थर्ड पॉइंट हमारा निकल कर आता है, देखो मैंने अभी बताया कि जो ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड करते हो वो इन बिल की हेल्प से करते हो, और वो बिल हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट है। उन सोर्स डॉक्यूमेंट को आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी बोलते हो। क्या बोलते हो, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी बोलते हो। आप चाहो, अगर आप बिजनेस ट्रांजेक्शन समझ चुके हो तो आप इन फीचर्स को खुद बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो मैंने यहाँ पर फीचर्स लिखे हैं वही आपको लिखने हैं। अगर आप अपनी माइंड से आपकी कोई और फीचर आपको लगता है कि बन सकता है तो आप खुद भी बना सकते हो। ऐसा कोई फास्ट एंड हार्ड रूल नहीं है कि यही फीचर्स आपको लिखने हैं। मैं ये दिखना चाह रही हूँ कि अगर आपको मेरे कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं जो मैं समझाना चाह रही हूँ, इसका मतलब आप फीचर भी बना सकते हो और उसके अलावा भी जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी लिख सकते हो। बट आपको कॉन्सेप्ट को समझना है और कुछ नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, तो ये सपोर्टेड किससे होता है, ये सपोर्टेड हमारा होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से, सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब देखो इसका एक और फीचर हमारा निकल कर आ सकता है, क्या आ सकता है, देखो अगर मैंने अभी आपको एंट्री बताई कौन सी, कैश टू सेल्स की। अब इस ट्रांजैक्शन की वजह से क्या आपकी जो कैश, जो कि आपकी एसेट है, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ा, हाँ पड़ा मैम। क्या आपके इनकम पे इफेक्ट पड़ा, हाँ पड़ा मैम। सो क्या फीचर निकल कर आया कि ये क्या कर रहा है, आपकी एसेट, आपकी लायबिलिटी, आपकी इनकम, आपकी एक्सपेंसेस के अंदर चेंजेस लेकर आ रहा है। ठीक है, ये आपकी एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस और इनकम्स में चेंजेस लेकर आ रहा है। ठीक है, so these are the features for the business transaction, these are the features for the business transaction। आगे बात करते हैं
फीचर्स की बात करें तो ये इसमें मॉनेटरी वैल्यू होती है, ये बिजनेस से रिलेटेड है और हर एक ट्रांजेक्शन कहीं ना कहीं सपोर्टेड है किसी सोर्स डॉक्यूमेंट से या किसी सोर्स डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी आप उसको बोल सकते हो। ठीक है, सोर्स डॉक्यूमेंट तो मैंने आपको बताई दी है कि इससे इसकी हेल्प से आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो। सो दिस इज जनरली द मीनिंग फॉर द सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंस भी आप खुद ही बना सकते हो, मैं नहीं लिख रही हूँ, आपको खुद बनानी है इसकी इंपॉर्टेंस। इसकी हेल्प से आप ऑडिट कर सकते हो, इट्स अ प्रूफ, इसकी हेल्प से वेरिफिकेशन पॉसिबल हो सकता है, एरर्स होने के कम चांसेस हैं। ठीक है, और आपके ऑडिट में तो यूजफुल है ही है और एक आपका लीगल एविडेंस में भी ये काम आ सकता है। सो इट्स अ प्रूफ, इट इज यूजफुल फॉर ऑडिट, इट इज फॉर वेरिफिकेशन पर्पज में भी यूज हो सकता है या आपका एविडेंस के रूप में भी काम कर सकता है। सो दिस इज जनरली द इम्पोर्टेंस फॉर द सोर्स डॉक्यूमेंट्स। अब बात करेंगे कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स के टाइप्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं। मैं ऊपर वाले को एक बार रब कर देती हूँ। टाइप्स ऑफ द सोर्स डॉक्यूमेंट्स। तो सबसे पहला जो हमारा टाइप आता है वो टाइप आता है हमारा, सबसे पहला जो हमारा टाइप आता है वो आता है हमारा कैश मेमो, वो आता है हमारा कैश मेमो। ठीक है, और सेकंड आता है हमारा वो बिल, जो अभी हमने बात की थी, उसके लिए तो आप समझ ही गए होंगे, है ना, अभी आपके लिए इजी हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पर 3 लिख रही हूँ, और भी है तो अभी बाद में लिखेंगे टाइप्स में। ठीक है, इनवॉइस, बिल, और थर्ड हमारा आएगा रिसिप्ट। थर्ड हमारा क्या आएगा, रिसिप्ट। ठीक है, तो पहले बात करते हैं, अभी और भी टाइप है सोर्स डॉक्यूमेंट की, लेकिन पहले बात करते हैं हमारा कैश मेमो की बात करते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट में सबसे पहले बात करते हैं कैश मेमो की। कैश मेमो, देखो कैश मेमो से ही समझ आ गया होगा आपकी, इसमें कैश इन्वॉल्व है, कैश इन्वॉल्व है। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि जब आप गुड्स बेच रहे हो तो किस में बेच रहे हो, कैश में। जब आप गुड्स बेच रहे हो तो कैश में बेच रहे हो। ठीक है, बेसिकली ये डॉक्यूमेंट आपका यूज ही जब होता है कि इनकेस अगर आपने गुड्स कैश में बेचे हैं तब आप एक डॉक्यूमेंट जो प्रिपेयर करते हो वो कैश मेमो प्रिपेयर करते हो। ठीक है, बिल बेसिकली जब बनाए जाते हैं जब आप क्रेडिट में बेचते हो, क्योंकि उसमें आपका उस पार्टी का नेम भी मेंशन हो जाता है। कैश मेमो में आपका नेम जरूरत नहीं है लिखने की, क्योंकि आपको कैश मिल चुका है, जो आपको अल्टीमेटली जो गोल होता है किसी भी सेलर का कि हमें पैसे मिल जाए, हमें कैश मिल जाए, वो आपको मिल रहा है। इसलिए आप पार्टी का नेम ना लिखकर आप सिर्फ एक डॉक्यूमेंट में लिख देते हो कि इतने का माल बिका है और आपको कैश मिल चुका है। ठीक है, तो कैश मेमो बेसिकली जब बनाया जाता है, ये प्रिपेयर जब होता है जब आपका जो गुड्स है वो कैश में बिका हो। ठीक है, when goods are sold for cash। ठीक है, अब फीचर से तो आपको समझ ही आ गया कि ये जब बनता है जब कैश सेल्स होती है। ठीक है, सामने वाला अगर कैश में सेल हुई है मतलब सामने वाले ने आपको तुरंत उसी टाइम पेमेंट कर दी है जब आप उसको सामान बेच रहे हो, जब आप उसको सामान बेच रहे हो। और इसकी भी 2 कॉपीज बनती हैं, एक सेलर अपने पास रखता है। ठीक है, इसकी भी डुप्लीकेट बनती है, यानी कि इसमें भी 2 कॉपीज कैश मेमो में बनती है। कैश मेमो आप समझ गए होंगे कि इसमें कैश इन्वॉल्व होगा। ये जब बनता है जब गुड्स आपकी किसमें, कैश में सोल्ड होती है और सामने वाला बंदा आपको उसी टाइम पेमेंट कर रहा है। ठीक है, देखो अब कैश मेमो में बेसिकली होता क्या क्या है। कैश मेमो में आपका जनरली जो आपको देखने को मिलेगा, जैसे मैंने उसमें भी बताया था, क्वांटिटी, ठीक है, अमाउंट,
डेट और जीएसटी डिटेल्स, इसमें भी वही चीज आएंगी। आपका डेट आ जाएगा, आपका अमाउंट आ जाएगा, ठीक है, आपकी जो भी जीएसटी लगने वाली है, ठीक है, और आपका अमाउंट आ गया, डेट आ गई, ठीक है, और जो भी क्वांटिटी है, ये मैंने सीरियल वाइज नहीं लिखा है, सिर्फ उस ऐसे ही लिखा है मैंने कि डेट, अमाउंट, जीएसटी कितनी है, क्वांटिटी कितनी है, ये सारी इसमें आपकी रिकॉर्ड होती है, ठीक है। तो ये सारे कंटेंट्स थे कैश मेमो के। एडवांटेजेस तो आपको इसके समझ आ ही गए होंगे। एडवांटेजेस क्या होते हैं इसके? एडवांटेजेस की आपको उसी टाइम पेमेंट मिल जाएगी, ठीक है। एडवांटेजेस में क्या आएगा? एडवांटेजेस में ये आएगा कि आपको उसी टाइम पेमेंट रिसीव हो जाएगी। सेलर रिसीव इमीडिएट पेमेंट, सेलर को उसी टाइम क्या हो जाएगी? पेमेंट रिसीव हो जाएगी। सेलर को उसी टाइम क्या हो जाएगी? पेमेंट रिसीव हो जाएगी, ठीक है। और आसान करने में भी काफी यूजफुल है, ठीक है। देखो, कैश मेमो छोटे ट्रांजेक्शन्स के लिए तो सही है, लेकिन बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन्स में कैश मेमो यूजफुल नहीं होती है। तो ये बेसिकली इसका डिसएडवांटेज है कैश मेमो का। आपने सिर्फ इतना आप याद रख लोगे ना कि ये जब यूज होता है जब आपकी गुड्स कैश में बिकते हैं, आपको इमीडिएट पेमेंट मिल जाती है। अगर कितनी सेल हुई है कैश में, अगर आपको उसको चेक करना है तो आप उसकी हेल्प से वेरीफाई कर सकते हो। तो ये आपका प्रूफ ऑफ सेल है, कैश सेल है, प्रूफ ऑफ। तो अगर आपने सिर्फ ये देख लिया ना, यही ध्यान में रख लो कि जब बनता है, जब कैश में गुड्स सोल्ड होते हैं, कैश सेल्स होती है, इतना ही याद रख लोगे ना, इसी से ही आपके फीचर्स, आपके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस सब बन जाएंगे। इतने याद रख लो, कोई जरूरत नहीं है याद करने की। मैं पहले ही बताया कि आई don't believe in rote learning. I only believe in understanding the concepts, and then if you understand that concept, then it will be easy for you to make the features, advantages, anything you can make. So only focus in understanding the concepts, not on rote learning. Okay, बात करते हैं बिल की। देखो, बिल का तो आपने पहले भी देख लिया था। बिल मतलब जिसमें बेसिकली बिल जब बनते हैं जब आपके क्रेडिट में सेल्स होते हैं, ठीक है। ये बिल जब आपका बनता है जब आपके क्या होता है? क्रेडिट में सेल्स होता है, ठीक है। क्रेडिट में सेल्स के लिए ये आपका क्या है? बनता है। क्रेडिट में सेल्स के लिए ये आपका क्या है? बनता है। सो सिंपली सी बात है कि इसमें क्या क्या कंटेंट आएगा, क्वांटिटी आएगी, रेट आएगा, अमाउंट आएगा, जीएसटी आएगी, ये सारी चीजें वही आएंगी जैसे आपकी उसमें थी, ठीक है। फीचर्स भी आप इसमें काफी इजीली कर लोगे। क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स में ये हेल्पफुल होता है आपका, ठीक है। और डिसएडवांटेजेस ये रहते हैं, वो तो है ही है कि अगर क्रेडिट में सेल्स हो रहे हैं तो हो सकता है आपको पैसे ना भी मिले, है ना, पेमेंट में, या डिले भी हो सकता है, ठीक है। तो डिले इन पेमेंट भी हो सकती है। क्या हो सकती है? डिले इन पेमेंट भी हो सकती है। देखो, आपने बैड डेट्स के बारे में अगर सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना है तो मैं आपको बता देती हूँ, या नहीं पता तो बैड डेट्स क्या होते हैं। बैड डेट्स मतलब कि जैसे आपने किसी को सामान बेचा उधार में, ठीक है, और उसने आपको पैसे नहीं दिए, मान लो कि आपने 10,000 का उसको दिया, तो वो 10,000 आपके क्या हो गए? वो तो नुकसान हो गया। वो क्या हो गए? आपके बैड डेट। जैसे जिसको आप सामान उधार में देते हो, ठीक है, तो वो आपका क्या बन जाता है? डेटर बन जाता है। अगर वो नहीं दे रहा तो वो क्या बन जाएगा? बैड ही बन जाएगा ना आपके लिए, ठीक है, बैड ही बन जाएगा। तो बैड डेटर्स पूरा ना लिखने की बजाय हमने क्या लिख दिया? डेट, ठीक है। तो बैड डेट्स, ठीक है, मतलब ये हमारे गुड डेट्स नहीं। गुड डेट्स तो वही हो गए जो आपको पैसे दे रहे हैं टाइम से। बैड मतलब जिन्होंने आपको पैसे ही नहीं दिए, ठीक है, नुकसान हो गया आपका। सो दिस इज द ऑल फॉर द इनवॉइस बिल। अब हम बात करने वाले हैं रिसिप्ट की, ठीक है। रिसिप्ट मतलब पैसा आया,
रिसिप्ट मतलब पैसा आया। तो बेसिकली ये वो डॉक्यूमेंट होगा जहां पर आपके जो पैसे आ रहे हैं उसको रिकॉर्ड ये कर रहा है ना। यही इसका मतलब निकल गया। अगर रिसिप्ट मतलब रिसीव हो रहा है, मतलब जो पैसे आपको मिल रहे हैं उसी की तो ये एक डॉक्यूमेंट है ना। सो इट्स द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द मनी रिसीव्ड। ठीक है, डॉक्यूमेंट किस चीज का ये, कि जो भी पैसे आपको मिले हैं, जो भी मनी आपको रिसीव हुई है। 2 मिनट ब्रेक ले लेते हैं। हम बात कर रहे थे किसकी, रिसिप्ट की। मतलब ये वो डॉक्यूमेंट है जिसमें आपका क्या होता है, मनी रिसीव्ड होती है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, डेबिट नोट की। अब बात करते हैं किसकी, डेबिट नोट की। डेबिट नोट, ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि टाइप्स में आपके और भी हैं। ठीक है, हमारा फोर्थ जो टाइप आता है सोर्स डॉक्यूमेंट का, वो आता है हमारा डेबिट नोट। ठीक है, डेबिट नोट कौन बनाता है, ठीक है, ये वो बनाता है कि जैसे मान लो कि बायर ने आपसे सामान खरीदा था, मतलब बायर ने सामान लिया, ठीक है, अभी उधार में लिया था, तो एक रिटर्न पॉलिसी भी थी कि इनकेस अगर बायर को पसंद नहीं आए गुड्स तो वो वापस भी दे सकता है। तो उसने क्या किया कि आपको गुड्स वापस कर दिए। तो जिसने गुड्स वापस की, यानी कि बायर ने गुड्स वापस किए, बायर यहाँ पर डेबिट नोट इशू करता है। बायर यहाँ पर क्या करता है, डेबिट नोट इशू करता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो इशू करता है डेबिट नोट, वो कौन करता है, वो यहाँ पर बायर करता है सेलर को। क्यों हो सकता है, क्यों ये वापस वो कर सकता है कि हो सकता है कि जो उसने गुड्स मंगाए वैसे नहीं मिले, डिफेक्टिव गुड्स आए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। डेबिट नोट का मतलब होता है कि जब बायर ने गुड्स दिए किसको, सेलर को। ठीक है, जब बायर ने गुड्स दिए सेलर को। देखो, डेबिट नोट से आप कैसे समझ सकते हैं बायर, कि जब आपने खरीदा तो आपने एंट्री लिखी होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, यानी कि आपकी लायबिलिटी बढ़ गई। लेकिन जब आपने वापस कर दिया सामान तो वो लायबिलिटी कुछ कम भी हो गई, कुछ कम हो गई तो आपने क्रेडिटर को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया और टू परचेज कर दिया, यानी आपकी परचेज क्या हो गई, क्रेडिट हो गई, और क्रेडिटर क्या हो गए आपके, कम हो, क्रेडिटर क्या हो गए, डेबिट हो गया, यानी आपकी लायबिलिटी कम हो गई। लायबिलिटी कम होती है तो हम डेबिट करते हैं, तो इसलिए हम उसको क्या इशू कर देंगे, डेबिट नोट इशू कर देंगे कि मेरी लायबिलिटी कम हो गई है जो तेरे तरफ थी। यानी अगर मुझे 10,000 मैंने सामान लिया था और उसमें से 1,000 का वापस कर दिया, तो 1,000 की लायबिलिटी कम हो गई और उस 1,000 के लिए बायर डेबिट नोट इशू करेगा। ठीक है, सो यहाँ पर आपका आता है डेबिट नोट। फीचर्स आपको इजीली समझ आ जाएंगे इसमें। क्रेडिट नोट की बात करते हैं। क्रेडिट, अब अच्छा, डेबिट नोट अगर बायर करता है तो क्रेडिट नोट कौन करेगा, क्रेडिट नोट हमारा सेलर इशू करेगा। क्रेडिट नोट हमारा कौन इशू करेगा, सेलर इशू करेगा। ठीक है, देखो, क्रेडिट नोट का मतलब ये हो गया, आप समझ सकते हो कि इन केस कि अगर यहाँ पर सेल्स हुई, ठीक है, जहां पर वो सेलर क्या कर रहा है, इशू कर रहा है। ठीक है, और अगर मतलब सिंपली सी बात है, अगर शॉपकीपर ने सेल किया और उसकी सेल रिटर्न मतलब उसको वापस हो गया, उसकी सेल कम हो गई, ठीक है, तो इसका मतलब उसने सामान उधार में दिया, तो उसने देखा कि उसने लिखा एंट्री की डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, क्योंकि उससे पैसे आने हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि सेल होगी रिटर्न, मतलब कि उसकी इनकम हो गई कम, उसकी इनकम हो गई कम।
यानी कि अब जो 10,000 आना था वो अब 9,000 आएगा, क्योंकि 1,000 का सामान तो वापिस हो गया। तो यहाँ पर 1,000 से आपकी सेल रिटर्न हो गई, ठीक है, और आपका डेटर हो गया कम। डेटर जो आपने डेबिट किया था क्योंकि वो आपकी एसेट बनी थी, अब आप उसको कम करोगे यानी कि क्रेडिट करोगे। एसेट का जब कम होती है तो उसको क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। और जब क्रेडिट होगा इसका मतलब आप क्रेडिट नोट इश्यू करोगे कि इतने से मेरी जो एसेट है वो कम हो गई है, यानी कि क्रेडिट नोट यहाँ पर सेलर इश्यू करेगा 1,000 का, ठीक है। ये कौन इशू करता है? ये आपका सेलर इशू करता है बायर को, ठीक है। इशूड बाय सेलर टू बायर, इशूड बाय सेलर टू बायर, ठीक है। अब बात करते हैं चेक की। देखो चेक, अगर आप बैंक गए हो या कभी कुछ चेक का काम किया है तो चेक में आप देखते होंगे उसमें लिखा होता है कि कितने अमाउंट निकालने हैं या डिपॉजिट कराने हैं, ठीक है, और सिग्नेचर करते हो, अकाउंट नंबर होता है, अकाउंट नंबर लिखते हो। या अगर आपने मान लो कहीं आपने बैंक जाके विड्रॉ किए हैं तो आपने देखा होगा विड्रॉल स्लिप होती है, उसमें आप अमाउंट मेंशन करते हो, साइन करते हो, पीछे साइन करते हो, अकाउंट नंबर मेंशन करते हो, ठीक है, और अमाउंट लिखते हो, है ना। तो ये सारी चीजें आपकी चेक में होती हैं। विड्रॉल स्लिप जो मैंने आपको बताई वो थोड़ा सा इजी करने के लिए आपको बताया। चेक में आपकी बेसिकली ये आता है कि आपने, अगर आपको खुद को करना है तो आप सेल्फ लिखते हो, ठीक है। एक होता है आपका ड्रॉर। ड्रॉर किसको कहते हैं? जो कि चेक ड्रॉ कर रहा है, जो मेंशन कर रहा है उसमें डिटेल, ठीक है। और ड्रॉई, ड्रॉई वो होगा, कौन होगा? जिसको कर रहे हो, मतलब बैंक को दे रहे हो ना, बैंक को चेक इशू, बैंक को चेक दे रहे हो, ठीक है। ड्रॉई हमारा हो गया बैंक। पे जिसको पेमेंट करनी है, जिसको पेमेंट करनी है, ड्रॉई जिसके ऊपर चेक बन रहा है। अब बैंक से ही तो पेमेंट करवाओगे, ठीक है, और पे जिसको पेमेंट देनी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ड्रॉर। चेक में 3 आ जाते हैं आपके, ड्रॉर, ड्रॉई और पे। ड्रॉर, ड्रॉई और पे। ड्रॉर जो कि ड्रॉ कर रहा है चेक को, ठीक है। ड्रॉई यहां पर बैंक, जिसको ड्रॉ हो रहा है। देखो बैंक याद रखो कि ड्रॉई आपका बैंक होता है, क्योंकि बैंक से की हेल्प से ही तो आप पेमेंट करोगे ना। और पे, ठीक है, पे जिसको पेमेंट रिसीव होगी, जिसको पेमेंट रिसीव होगी, यानी जिसको पेमेंट आपको करनी है, ठीक है। वैसे तो चेक कई तरीके के होते हैं, ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे चेक कितने तरीके का। आप इतना समझो कि चेक में 3 पार्ट होते हैं, ड्रॉर, ड्रॉई, पे। ड्रॉर जो कि चेक को ड्रॉ करता है, ड्रॉई जिस के अगेंस्ट इशू किया जा रहा है चेक, यानी कि बैंक है, बैंक का नेम लिखा होता है ना चेक के ऊपर कि ये बैंक है, इससे पेमेंट होने वाली है, ठीक है। देखो अगर मैं आपको बता देती हूँ, आपका जो एक मान एक चेक होता है, ठीक है, नॉर्मली एक बता देती हूँ चेक का, एक ड्राफ्ट बना रही हूँ चेक का, ठीक है। ये आपका यहाँ पर पे लिखा आएगा, पे रुपीस कितना है, ठीक है, इतना लिखा आएगा, आप अमाउंट लिखोगे, ठीक है। यहाँ पर मान लो कि आपकी अमाउंट मेंशन होगी, ठीक है, आपका सिग्नेचर होंगे, ठीक है, और अकाउंट नंबर जो कि जब चेक मिलता है तो यहाँ पर अपने आप ही होता है, आपको लिखने की जरूरत यहाँ पर नहीं होती है, ठीक है। अमाउंट लिख दिया तो बेसिकली यही आपको कुछ मोटी मोटी चीजें मिलेंगी, ठीक है। और पीछे, चेक के पीछे जिसको आपको पे करना है, ठीक है, जिसको करना है उसका यहाँ पर नाम लिख दोगे, ठीक है, कि इसको मुझे क्या करना है, ठीक है।
जैसे कई बार ऐसा होता है कि पीछे नाम लिखा जाता है, पीछे नाम लिखते हो कि ये उसका अकाउंट नंबर है, ये पर्सन है, ठीक है, और सिग्नेचर कर देते हो। तो बेसिकली चेक की आपकी ये चीजें हो गई। आप इतना याद रखो कि यहाँ पर पे इतना ये लिखा होता है, अकाउंट नंबर मेंशन होता है, अमाउंट होता है, सिग्नेचर होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, पेई का नाम लिखा जाता है, ठीक है, पीछे, और यहाँ पर अमाउंट लिखी जाती है, ठीक है, और यहाँ पर बैंक का नेम भी होता है। इस चेक के ऊपर जो क्या आपका बैंक का नेम भी होता है, इस चेक में आपका बैंक का नेम भी होता है, और वो हमारा क्या होता है, ड्रॉई होता है, वो हमारा क्या होता है, ड्रॉई होता है। ठीक है, आपके चेक के पीछे भी होती है। मतलब कई तरीके से चेक बनते हैं, इसके कई सारे टाइप्स हैं। अब बात करते हैं पेइंग स्लिप की। किसकी? पेइंग स्लिप। पेइंग स्लिप, देखो, पे इन स्लिप का मतलब होता है कि यहाँ पर जब आप कैश डिपॉजिट करते हो बैंक में या चेक डिपॉजिट करने, जब भी मान लो आप बैंक में कैश डिपॉजिट करने गए या चेक डिपॉजिट करने गए, तो उसको कहते हैं पे इन स्लिप। आप एक स्लिप बनाते हो कि आपने इतना कैश डिपॉजिट करवाना है या ये चेक डिपॉजिट करवाना है, ठीक है, तो उसके लिए पे इन स्लिप बनती है। उसके लिए क्या बनती है? पे इन स्लिप बनती है, ठीक है। फॉर टू डिपॉजिट कैश और चेक इन बैंक। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें होती है पे इन स्लिप में? अकाउंट नंबर होता है, अमाउंट होता है, ठीक है, आपके सिग्नेचर होते हैं, डेट होती है, बस, ठीक है। वाउचर्स की बात करते हैं। देखो, वाउचर्स, वाउचर्स भी जब जिसकी हेल्प से आप एंट्रीज करते हो, जिसकी हेल्प से भी आप एंट्रीज करते हो, वो होते हैं हमारे वाउचर्स। ये जिस डॉक्यूमेंट की हेल्प से आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो, एंट्रीज करते हो, दैट इज द वाउचर्स, दैट इज द वाउचर्स, ठीक है। वाउचर्स की हेल्प से आप क्या करते हो? वाउचर्स की हेल्प से आप अकाउंटिंग एंट्रीज करते हो, अकाउंटिंग एंट्री करते हो, ठीक है। कैश मेमो और इनवॉइस में क्या डिफरेंस है तो आपको समझ ही गए होंगे। कैश सेल्स, कैश मेमो सेल्स, कैश सेल्स के लिए है, और आपकी जो इनवॉइस या बिल है वो आपका क्रेडिट सेल्स के लिए, उसमें इमीडिएट पेमेंट हो रही है, उसमें इमीडिएट पेमेंट नहीं है, ठीक है। क्या कैश मेमो में क्रेडिट अलाउड है, यानी कि उधार अलाउड है? नहीं है। क्या इनवॉइस में अलाउड है? यस, बिल्कुल अलाउड है, ठीक है। कैश मेमो किसको इशूड होगा? जो आपका कैश कस्टमर होगा। इनवॉइस किसको इशूड होगा? जो आपका क्रेडिट कस्टमर होगा। और डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का भी आप डिफरेंस बना सकते हो। इसमें मैं आपको नहीं बताऊंगी क्या क्या डिफरेंस आपका होगा, ठीक है। इनकेस अगर आपको चेक का समझ नहीं आया तो चेक का हम आगे भी देख सकते हैं, आगे भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने वैसे भी कभी भी बैंक में जाकर चेक डिपॉजिट कराया हो या चेक बनाया हो तो आप इजीली समझ सकते हो। नहीं भी किया है तो इतना याद रखना कि उसमें आपकी अमाउंट मेंशन होती है, सिग्नेचर होते हैं, ठीक है, अकाउंट नंबर लिखा होता है, बैंक का नेम होता है, और किसको पेमेंट करनी है उसका भी नाम आप लिखते हो, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करो, ठीक है। और देखो, मैं कभी भी रोड लर्निंग पे विश्वास नहीं करती। जब मैंने भी ये पढ़ा था तो काफी ध्यान से उसको समझा था कॉन्सेप्ट्स को, तभी मैं आज आपको इजीली समझा पाती हूँ। आपको भी इन कॉन्सेप्ट्स को इजीली से, आपको अगर नहीं भी हो रहा तो कॉन्सेप्ट्स को पहले समझो। भागना नहीं है कि हम रट्टा मार लें और हमारे मार्क्स आ जाए। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लोगे ना और खुद भी बना लोगे, आप
को कोई भी फेल नहीं कर सकता, पास तो वैसे ही हो, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे ना तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको बेनिफिट देगा। कॉमर्स में इन कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। आगे भी जो आपकी कोर्सेज होंगे उसमें इन कॉन्सेप्ट्स का काफ़ी एक कहते हैं, इन कॉन्सेप्ट से काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। इन कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझो, और अगर समझ आते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करें, ठीक है? क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत टाइम भी लगता है, ठीक है, एफर्ट्स भी लगते हैं, ठीक है। और सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू सो मच।